बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाहद जमील खान ने अपने ओहदा से इस्तीफ़ा दे दिया है। वो 10 साल तक लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे। उन्होंने ये इस्तीफ़ा क्यों दिया है, ये एक मुअम्मा बना हुआ है। मुख्तलिफ तुक्के लगाए जा रहे हैं। ये मुअम्मा जो है वो हम अपने इस व्लॉग में हल करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे कि शायद इमरान खान को जो सज़ाएँ हो रही हैं उसकी हैट्रिक होने वाली है। इद्दत में निकाह वाला जो केस है उसकी समाअत मुकम्मल हो गई है और जो जज हैं कुदरतुल्लाह साहब, उन्होंने इसका फ़ैसला महफूज कर लिया है, जो आज दोपहर 1 बजे सुनाया जाएगा। ये हैट्रिक वाली बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि हैट्रिक होने वाली है, मुझे क्यों लग रहा है कि हैट्रिक होने वाली है। ये फैसला तो वैसे जज साहब ने करना है, जो शहादतें उनके सामने आई हैं। बड़ी तवील जो है इसकी प्रोसीडिंग हुई है जेल में, और रात 11 बजे के करीब जो इसकी समाअत जो है वो मुकम्मल हुई है। जो ये मैं कह रहा हूँ कि क्यों सज़ा होती हुई नज़र आ रही है, एक तो ये कि इन्होंने बरियत की एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी। बरियत की दरख्वास्त ये होती है कि जनाब इस केस में कोई शहादतें नहीं हैं जिनकी बुनियाद पे मुझे सज़ा हो सके, ऐसी शहादतें हैं नहीं। तो जज साहब ने वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है, और मुस्तरद करने का मतलब ये है कि जज साहब ये समझ रहे हैं, अदालत ये समझ रही है कि ऐसी शहादतें मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पे सज़ा दी जा सकती। और ख़ाबर मानिका साहब सहाफ़ियों के सामने आपदीदा हो गए। आपदीदा किस बात पे हो गए जनाब? वो ये कि वो जो उनके मैसेजेस थे बच्चों के, फैमिली के, उनके जो व्हाट्सएप के उनके स्क्रीनशॉट वगैरह उन्होंने साथियों को दिखाए। उनका जनाब इन लोगों ने मेरा ख़ानदान बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, और को बद दुआएँ भी दी उन्होंने, बुशरा बेगम को भी और इमरान खान को भी। और उनका जनाब इस खातून की, इस औरत की वजह से जो ये घर से भागी है और घर से भाग के इमरान खान के साथ शादी की है इद्दत के दौरान, तो उससे वो कह रहे हैं कि मेरी एक बेटी को तलाक हो गई है और मेरा बेटा जो है वो नफ्सियाती मरीज़ बन गया है, उसका इलाज चल रहा है, और सबसे छोटी बेटी जो है वो परेशान है, वो माँ से बात नहीं कर रही, बड़ी गुस्से में है। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। और इससे पहले ये पता ये चला है कि इमरान खान की बहनें जो हैं उन्होंने घेर लिया मानिका को और उन्हें कुछ खरी-खरी सुनाई, और फिर कहा कि ये क्या गंद किया तुमने? वही बातें जो बुशरा बेगम कह रही हैं कि जनाब 6 साल तक सोया रहा, अब तुम्हारी गैरत जाग गई है, वगैरह वगैरह, इसी तरह की बातें उनकी बहनों ने की कि ये क्या गंद किया है, मानका से कहा। तो मानका ने कहा कि तुम्हारा ख़ानदान गंदा है, और जो तुम्हारे ख़ानदान में आई है अपनी ही तरह की तुम लोग अपने ख़ानदान में लेके, इस तरह की बातें शातें हुई। और फिर 2 गवाहों पे, खावर मानिका और ओन चौधरी पे, एक दिन पहले जो गवाह हैं उन पे जिरह मुकम्मल हो गई थी, और 2 गवाह जो हैं वो 2 फरवरी को यानी कल उन पे जो जिरह है वो रात 11 बजे तक जो प्रोसीडिंग जारी, उसमें मुफ्ती सईद और लतीफ़ जो नौकर है उस पे जो जिरह है वो सलमान अकरम राजा जो उनके वकील हैं उन्होंने की, और वो जिरह मुकम्मल हो गई। और बुशरा बेगम और इमरान खान को 13 सवालात पर मुश्तमिल जो है वो, जो कहते हैं ना 342 का बयान, उसके लिए सवाल दिए गए, और वो फिर उन्होंने जवाब भी दाखिल कर दिया है। समाअत हो गई है मुकम्मल, और 1 बजे इसका फैसला सुनाया जाएगा। जो अब तक की प्रोसीडिंग है और जो बयानात हैं और जिस तरह गवाहों ने इस्तगासा की तायीद की है, जो उन्होंने इस्तगासा फ़ाइल किया हुआ है ख़ावर मानिका ने, तो सब ने ये कहा है कि जनाब इद्दत के दौरान निकाह हुआ है। देखें 1 बजे क्या फ़ैसला आता है, हैट्रिक होती है या फिर कोई वक़्फ़ा आता है। तो जो प्रोसीडिंग है वो तो लग रहा है कि हैट्रिक जो है ये होने वाली है। अब आते हैं जनाब शाहद जमील खान साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? शाहद जमील खान साहब हैं कौन? ये भी तो पता चलना चाहिए ना शख्सियत के बारे में, कि जनाब वो जो साहब हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, 10 साल तक उन्होंने नौकरी की है, और जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है उसमें जो अबारत है उसकी, उसमें तो उन्होंने ये कहा ना जनाब मैं ज़ाती वजूहात की बुनियाद पे इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, 10 साल तक मैंने काम किया है, बड़ा मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। लेकिन आगे जाके वो कुछ और, जो उनका लबो लहज़ा है वो बदल जाता है, और खुद ही की बातें शुरू कर देते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ज़िंदगी का नया बाब शुरू करने वाला हूँ। ज़ाहिर है नया बाब क्या है, वकालत करेंगे। वो लाहौर हाई कोर्ट में तो वकालत कर नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, और उनका जो टारगेट है मेरे ख़्याल में
वो सिंध हाई कोर्ट है कराची में, क्योंकि ये टैक्स के मामलात को देखते थे बतौर वकील और बतौर जज भी, तो ये कराची में शायद अपना दफ्तर शफ्तर बनाएंगे उसके बाद। तो उस की जो इबारत है उस पर भी हम बात करेंगे, बल्कि इबारत में बात कर लेते, लेकिन ये जहन में रखना है इबारत को आपने, ये इसको ऐसे ही बस अनसुनी नहीं कर देना। उन्होंने जो इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हैं, शायर मशरक, हकीम उल उम्मत, उनके अशार जो हैं वो अपने इस्तीफ़ा में लिखे हैं, और उन अशार की वजह से ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हुई है। वो अपने अशार में लिख, आज़ाद और महकूम लोगों का मुवाजना किया गया है उस इलामा इकबाल के अशार में, जो इन्होंने शामिल किए हैं। आज़ाद की एक आन है, महकूम का एक साल, किस दर्जा गिरा शेर हैं महकूम के औकात। आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खराफात। महकूम को पीरों की करामात का सौदा, है बंदा आज़ाद खुद एक जिंदा करामात। इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। यानी आज़ाद मंश और महकूम जो लोग होते हैं उनका मुवाजना करने की कोशिश की गई है। ज़ाहिर है आज़ाद मंश जो है उसका पलड़ा भारी होता है, और इससे ये तासर ये मिलता है कि जनाब ये कोई इनकलाबी किस्म का इकदाम किया है और ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ के निकल के हैं आगे। जो कहना ज़िंदगी का अगला बाब जो है वो मैं शुरू करने वाला हूँ, तो एक नए सफ़र पे निकलने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये महकूमी की जो जंजीरें हैं वे तोड़ के आगे निकले हैं, इससे ये तासर मिलता है। इससे मैंने अर्ज़ किया ना कि मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा हुई है कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, कोई मजबूरी थी या फिर उन्होंने कुछ और फैसला कर रखा था। ये सिस्टम के ख़िलाफ़ जो कह रहे हैं आप बगावत है, सिस्टम से नाराज़ हैं, क्या हुआ क्या है। पहले ये ज़रूरी है कि जान लें कि शाहद जमील खान साहब हैं कौन। शाहद जमील खान साहब जो हैं ये राना मशहूद है ना, जो मुस्लिम लीग नून वाले, उनकी लॉ फर्म में उनके साथ पार्टनर हुआ करते थे। ये लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फिनांस सेक्रेटरी भी रहे, और जब वकला तहरीक चल रही थी आपको याद होगा, और उस वक्त एतजाज़ एहसन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जेक्टिव बॉडी है उसके भी मेंबर रह चुके हैं शाहद जमील खान साहब। और शाहद जमील खान साहब जो हैं ये मेंबर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल मुकर्रर हुए थे एक दौर में 2014 के राउंड अबाउट। तो इनकी जो तकर्री थी उसको चैलेंज कर दिया था अनवारुल हक नाम के एक शख्स ने कोवरंटों के ज़रिए कि जनाब ये अहलियत की शराइत पर पूरा नहीं उतरते। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जो वो कोवरंटो थी वो मंजूर कर ली थी, अनवारुल हक केस उसको कहते हैं 2014। तो उसमें इनकी जो वो तकर्रर था वो कलअदम कर दिया गया था। फिर ये मुकर्रर होते हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज और हलफ उठाते हैं 22 मार्च 2014 को। उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के वो थे शेख अजमत सही साहब। शेख अजमत सही साहब कक्के ज़ई हैं, मैं ज़ात बरादरी की बात कर रहा हूँ, वो कक्के ज़ई हैं शेख साहब, और शाहद जमील खान साहब भी कक्के ज़ई हैं। यानी ये बरादरी है, उनकी रिश्तेदारी होगी दूर पार से या करीब से, ये शाहद जमील खान साहब की। और शाहद जमील खान साहब कज़न हैं एक बड़ी मशहूर शख्सियत के जिनको कहते हैं साबर मिट्ठू। साबर मिट्ठू साहब काम करते हैं रियल एस्टेट का, वो डेवलपर हैं, और वो समधी हैं कमर जवेद बाजवा साहब के। और कमर जवेद बाजवा के दौर में वो बाजवा साहब के बाद शायद ताकतवर तरीन शख्स थे जिनकी किसी बात से ब्यूरोक्रेसी इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। ये शाहद जमील खान साहब साबर मिट्ठू के कज़न हैं, ये एक बात होगी। और फिर जो इनकलाबी बने हैं, ये बाकी बातें आगे जाके मैं बताऊंगा। ये जो इनकलाबी बने हैं, जो लगता है कि बड़े इनकलाबी हैं, ये इनका अभी से ये प्रोग्राम नहीं था, काफ़ी देर से ये खिचड़ी पक रही थी। जब मोहम्मद खान भट्टी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आला, उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के, उनकी एक वीडियो आई थी आपको याद होगा, और उन्होंने बहुत सारे जजों के नाम दिए थे, और एक नाम उनमें शाहद जमील खान साहब का भी था।
اور انہوں نے جو کہا تھا کہ میرے پوچھا گیا ان سے کہ اور کن ججوں سے تعلقات ہیں، تو انہوں نے جو شاہد کریم، شاہد جمیل خان، ان کے بھی نام لیے تھے، ایک اور جج صاحب تھے، تو شاہد جمیل خان صاحب سے انہوں نے، لیکن یہ کوئی الزام نہیں لگایا تھا. انہوں نے کہا جناب ان کے ساتھ ہمارے اس وقت سے تعلقات ہیں جب وہ وکیل تھے، وکیل ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، کچھ ایسے مقدمات ہوتے ہیں جو نوعیت ہوتی ہے مقدمات کی، جو ایک وکیل کے پاس بار بار جاتے رہتے ہیں تو پھر ایک طرح سے تعلقات بن جاتے ہیں کلائنٹ کے اور وکیل کے. محمد خان بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ایسے شاہد جمیل خان صاحب سے تعلقات بنے تھے بقول کے. اور شاہد جمیل خان صاحب جو ہیں، یہ تعلقات کا اس وقت جو شاخسانہ ہے وہ اس وقت سامنے آتا ہے کہ جب 63A کی تشریح آ جاتی ہے سپریم کورٹ سے. آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا روڑا پڑ گیا تھا، یاد ہے نا، پرویز الہی اور حمزہ کا، اور تحریک عدم اعتماد اور گنتی، اور پھر گنتی میں جو ہے وہ ووٹوں کی، وہ جو ڈیفیکشن کلاز والے تھے جو فلور کراسنگ کر کے ہوئے تھے، ان کے ووٹ نہیں گنے گئے تھے. تو یہ معاملہ جب لاہور ہائی کورٹ میں آیا تھا نا، بعد میں تو سپریم کورٹ میں جا کے سیٹل ہوا تھا نا، یہ جب لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ آیا تھا نا، تو اس وقت یہ 63A والا جو فیصلہ یہ آ چکا ہوا تھا سپریم کورٹ کا، بندیال والی کورٹ کا، کہ جناب جو فلور کراسنگ کریں گے اپنی پارٹی سے منحرف ہو کے، یعنی منحرف اراکین جو ہیں ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا تحریک عدم اعتماد کے دوران. تو جب یہ ہائی کورٹ میں فیصلہ تھا تو یہ اس بینچ میں شامل تھے شاہد جمیل خان صاحب جس کے پاس یہ کیس تھا. تو شاہد جمیل خان صاحب بار بار یہ آبزرویشن دے رہے تھے کہ اس فیصلے کا اطلاق، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا اطلاق جو ہے یہ ماضی سے ہوگا، جبکہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ کہہ رہے تھے نہیں، اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا، یہ مستقبل کے لیے ہے. وہ ووٹنگ شوٹنگ ہو چکی ہوئی ہے حمزہ والی، اور وہ ووٹ کنسیڈر ہوں گے منحرف اراکین کے جو ووٹ ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک کیس تھا، ان کا ایک اپینین تھا، ہو سکتا ہے یعنی یہ بندیال صاحب کے اپینین کی یہاں حمایت کر رہے تھے یہ شاہد جمیل خان صاحب. یہ بات ٹھیک ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کے ساتھ ان کے اختلافات تھے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کوئی سپیکنگ ٹرمز بھی نہیں ہیں، بول چال بھی ایک طرح سے بند ہے. لیکن یہ بول چال اب سے نہیں بند، یہ بول چال کافی عرصے سے بند ہے، پچھلے سال سے بند ہے. اور معاملہ جو ہے وہ وہی جو میں نے کہا نا، مٹھو اور پھر وہ زمینوں زمونوں کے جھگڑے اور اس طرح کی باتیں شاتے کہا. جو ان کے حامی ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب وہ محمد خان بٹی والی ویڈیو سامنے آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس پہ فل بینچ بنا دیں، اور محمد امیر بھٹی نے لیت و لال سے کام لیا چائے کے موقع پہ، وہ پھر ان کی آپس میں جھڑپ ہو گئی. انہوں نے کہا جناب اپنے داماد کے لیے، وہ علی صاحب والی بات کہ داماد کے لیے آپ نے پوری ہائی کورٹ کو سٹیک میں لگا دیا. ڈائلاگ بولے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، اور یہ بڑی گرما گرمی ہوگی دونوں کے درمیان، تو مہمہ ہو گئی، اور وہ ان کو لے گئے باہر ملک شہزاد کے جو سینئر ترین جج ہیں اور شہزاد رضوی صاحب. لیکن جو فل بینچ والا معاملہ تھا نا کہ فل بینچ میں جائیں اور اس معاملے کو کیا ہو، وہ کچھ اور معاملات بھی تھے. وہ جو میں ذکر کر رہا ہوں نا ان کا ساور مٹھو والا، اور ان کے پاس سوسائٹیوں والے کیس لگتے تھے، اس سوسائٹیوں والے انہوں نے رولز بھی بنوائے تھے. اور جو سننے میں آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے حوالے سے بھی کچھ تفضات ہیں، کوئی گڑبڑ ہے، کوئی معاملہ ادھر ادھر. بہرحال جو بھی ہے، یہ سپتمبر سے، اور پھر ان سے مختلف کیس جو ہیں وہ ظاہر روسٹر تو بنانا ہوتا ہے چیف جسٹس نے، تو کیس جو ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ واپس لیے گئے ان سے. اور جو پہلے بھی انکم ٹیکس کی پریکٹس کرتے ہیں، پہلے بھی کون سا بڑے بڑے کیس سنتے تھے، انکم ٹیکس سے متعلقہ کیس ہی جو ہیں یا ٹیکس سے متعلقہ معاملات ہیں وہ ان کے پاس لگتے تھے. پھر یہ ملتان ان کو بھیج دیا گیا اور پھر پنڈی بینچ میں رہے، اور ملتان میں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، جو ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے تھے بلدیاتی ادارے ختم ہونے کے بعد، ڈی سی حضرات کو ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا تھا بلدیاتی اداروں کا، تو یہ فیصلہ انہوں نے کالعدم کیا تھا. اور پھر انہوں نے یہ جو پروجیکٹ ہیں ترقیاتی پروجیکٹ نگران حکومت کے، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا جناب وہ بتایا جائے لوگوں کو، وہ پبلک کیا جائے کہ اس کے پروجیکٹ کیا ہیں، اور سابق حکومت فوجی منتخب اس کے کون کون سے ترقیاتی پروجیکٹ ہیں. اور ساتھ انہوں نے آبزرویشن دی تھی کہ ڈی ایچ اے میں بھی ترقیاتی کام جو ایل ڈی اے کے خطے پہ ہو رہے ہیں، ڈی ایچ اے تو اپنی ایک الگ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، تو ان کے علاقوں میں یہ ترقیاتی کام کیوں کروائے جا رہے ہیں. اس طرح کی انہوں نے کوئی آبزرویشن دی تھی. لیکن کوئی ایسا فیصلہ
ہے نہیں کہ جس کی بنیاد پہ کوئی ادارہ غصے میں آ کے زور زبردستی کر رہا ہو کہ جناب یہ بندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. ایسا کوئی فیصلہ ہے نہیں. اور نہ ہی ان کی جو عمومی شہرت ہے، جیسے گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، اس طرح کی عمومی شہرت بھی ان کی نہیں ہے. پھر انہوں نے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں ان کی میں بات کروں، پھر انہوں نے کہ جو انکم ٹیکس ٹریبیونل ہے اس کا چیئرمین اور جو ممبرز ہیں ان کا تقرر قلعدم کیا تھا. اچھا، ان کو جو فیصلے تھے نا بطور سنگل جج، وہ ڈویژن بینچوں میں وہ معطل ہو گئے تھے. اور پھر یہ انہوں نے کچھ ملاقاتیں شروع کی لوگوں کے ساتھ، اور وکیلوں کے ساتھ بھی، صحافیوں کے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں استعفیٰ دینے والا ہوں. یہ ستمبر میں انہوں نے پہلی دفعہ اپنے عملے سے یہ کہا کہ میں استعفیٰ دینے والا ہوں. اور ان کے پاس جو گاڑی ہوتی ہے نا جج کے پاس، وہ اس کو قیمت دے کے لے جا سکتے ہیں، وہ سستے داموں مل جاتی ہے. تو انہوں نے اپنے عملے کو کہا کہ جناب گاڑی شاڑی جو ہے نا وہ ٹھیک کروا لیں، وہ میں نے ساتھ لے کے جانی ہے. یہ بات ہے ستمبر 2023 کی. اور اس کے بعد انہوں نے پینشن کا بھی حساب کتاب لگوانا شروع کیا. اچھا، اب جو کہہ رہے ہیں نا جو انہوں نے اشعار لکھے ہیں علامہ اقبال کے، ان سے لگتا ہے جناب بڑا انقلابی کام کیا ہے انہوں نے جو یہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. لیکن انقلابی جن لوگوں پہ الزام لگایا جا رہے ہیں محکومی کا، جو غلامی کاٹی ہے انہوں نے اور اب اس سے آزاد ہو گئے ہیں، تو بھائی پھر پینشن کیوں لے رہے ہیں؟ پینشن کا انہوں نے پورا حساب لگوایا. ستمبر کے بعد انہوں نے اپنی پینشن کا حساب لگایا کہ مجھے کتنی پینشن ملے گی. اور پھر دسمبر کا انتظار کیا کہ جناب دسمبر میں انکریمنٹ لگنی ہے تو اس کے بعد پھر ریٹائرمنٹ کی طرف جائیں گے. اچھا، یہ نا پچھلے 6 ہفتوں سے چھٹی پہ تھے، رخصت پہ تھے. پہلے 2 ہفتے کی، پھر 2 ہفتے کی، اس طرح کر کے نا پھر 2 ہفتے کی. اور اب بھی یہ 12 فروری تک رخصت پہ تھے. کسی روسٹر میں ان کا نام نہیں تھا. اور چھٹیوں کے دوران ہی رخصت کے دوران ہی انہوں نے یہ استعفیٰ دے دیا. یہ کچھ صحافیوں کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور جو آخری 10-15 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، ڈان اخبار کے ہمارے ایک دوست ہیں وجی شیخ، وہ بھی اس میں شامل تھے. وجی نے ان کو کہا کہ جناب اگر اس موقع پہ آپ ریزائن کریں گے تو لوگ باتیں کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب مظاہر علی ایک نقوی استعفیٰ دے گیا ہے، اور وہ پتہ ہے کیوں دے گیا ہے، کرپشن کے الزام تھے. اور اعجاز الحسن صاحب، ان کی کوئی ٹیپیں شیپیں تھیں، وہ ریزائن کر گئے. اور پھر اگر آپ ریزائن دیں گے تو لگے گا یہ کہ آپ کے خلاف بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا. تو وہاں انہوں نے یہ بتایا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی مجھے فون کیا تھا، وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ ریزائن نہ دیں، ہم حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح کی بات انہوں نے کی. تو پھر یہ وہاں یہ طے کر لیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے جناب ابھی انتظار کیا جائے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ریزائن جو ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے گا. تو لیکن انہوں نے اس کے بعد جو میں نے کہا نا یہ پینشن وغیرہ بنوا رہے تھے سارا کچھ، اور پھر انکریمنٹ کا انتظار کیا کہ دسمبر کی انکریمنٹ لگ جائے. لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 1 مہینہ جو اور نکال جاتے، ایک تو یہ کہ اس وقت جن کے ساتھ ان کا بتایا جا رہا ہے کہ بڑی لڑائی ہے جناب، محمد امیر بھٹی، جہاں اتنا عرصہ انتظار کیا ہے، تو وہاں یہ کچھ دن اور انتظار کر لیتے 7 مارچ تک. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ 21 مارچ تک، اسی سال 21 مارچ تک اپنی جو نوکری ہے وہ پوری کر لیتے تو پھر ان کو میکسیمم پینشن ملنی تھی. جو میکسیمم پینشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد پھر پینشن میں اضافہ نہیں ہوتا. پرسنٹیج کی میں بات کر رہا ہوں. وہ ایک فارمولہ ہے ان کا کہ 5 سال سے ان کی پینشن شروع ہوتی ہے. اگر کل ہائی کورٹ کا جج ہے تو 5 سال بعد اس کی پینشن شروع ہوتی ہے. اور جو انہوں نے آخری تنخواہ لی ہوتی ہے تو اس کا انہیں جو پینشن ملنی ہوتی ہے اس کا وہ تناسب نکالا جاتا ہے. وہ اگر 5 سال پر ریٹائر ہو تو 60% ان کو ملے گی ہر ماہ، جو لاسٹ ڈران پے ہے اس کا. اور اگر ہر سال پھر 2% اضافہ ہوتا جاتا ہے اس میں. اور اگر 10 سال مدت پوری کی ہو تو پھر ان کو پینشن 70% ملتی ہے. یعنی جو آخری تنخواہ لی ہے انہوں نے اس کی 70% جو ہے رقم وہ انہیں پینشن کی صورت میں ادا کی جاتی ہے. دیگر مراحت الگ ہیں. تو ان کے 10 سال پورے ہونے تھے 21 مارچ کو اس سال.
वहाँ भी पहले एक एक लफ्ज़, एक एक टाइम, एक एक महीना, एक एक इंक्रीमेंट सारा साफ किया गया। तो फिर यहाँ क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई? एजाज़ुल एहसन साहब के बारे में वो अचानक ही पता चला, उन्होंने शायद मशवरा भी नहीं किया बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों के इल्म, उनके करीबी दोस्तों को भी इल्म नहीं था कि वो रिज़ाइन करने वाले हैं। लेकिन फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि शाह जमील खान साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे के चले गए। ये जो अल्लामा इकबाल के अशार इन्होंने अपने इस्तीफ़े में इस्तेमाल किए हैं, और उससे ये लग रहा है कि शायद इन्होंने जो 10 साल हैं वो गुलामी में गुजारे हैं, महकूमी में गुजारे हैं, अब आज़ाद हो गए हैं। तो भाई मेरे, जो गुलामी में आपने काम किया है तो उसकी आप कीमत भी ले रहे हैं पेंशन की शक्ल में। तो ये तो फिर बात दिल को लगती नहीं है। इनकलाबी पूरी तरह बन नहीं सके शाह जमील खान साहब, और फिर अगर इनकलाबी थे तो वो गाड़ी जो है लेके जा रहे हैं खरीद के, जो खरीद सकते हैं ये, वो मैंने कहा ना सस्ते दामों में मिल जाती है गाड़ी इनको, तो ਉਹਦਾ भी वसान नहीं करता इन्होंने। ये 15-20 दिन पहले, ये मैं पूरे वसूख के साथ आपको बात बता रहा हूँ, मेरा सोर्स बड़ा पक्का है कि 15-20 दिन पहले इन्होंने गाड़ी जो है वो सारी ठीक ठाक करवाई है। वो डेंटिंग वेंटिंग का मसला मुसला हो जाता है छोटे मोटे, और गाड़ी के टायर तब्दील करवाए हैं। कितना खर्चा आ गया होगा? 50,000, 60,000, 70 लाख रुपए, चलो जितना भी खर्चा है वो सारे, पाँचों स्टेपनी समेत पाँचों टायर शायर सब ओके करके गाड़ी जो है फिर वो लेके गए हैं। तो फिर ये काहे कि इनकलाबी हुए? ये इस्तीफ़ा दे के तो इन्होंने, मेरा ख्याल है कि बस अजीब सा इन्होंने एक भूचाल सा पैदा करने की कोशिश की। और भूचाल के हवाले से आपको याद होगा कि 24 तारीख को मैंने एक व्लॉग किया था, और मैंने ये बताया था कि जनाब जो काजी साहब ने 100 बंदे जो हैं उनकी जो शिकायत, 100 शिकायत जो थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो उन्होंने खुद कहा है कि मैंने उन पे राय लेने के लिए ये काबिल समात हैं या नहीं, तो मैंने मुख्तलिफ जजों को वो 100 शिकायत भेज दी हैं। और उसके बाद मैंने ये कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में भी थरथली मची हुई है, 5-6 जज जो हैं वो, उनका मुस्तकबिल जो है, समझ गए ना आप, मैंने इस तरह की बात की थी। तो उस थंबनेल को भी समझ में रखिए, और फिर 1 महीना इंतज़ार नहीं किया, इस बात को भी रखिए जहन में। और साबर मिट्ठू साहब जो हैं उनकी ज़मीनों का मामला बना रहता है, और फिर जो मामला हुआ फुल बेंच वाला और चीफ जस्टिस के साथ जो मसला हुआ, उसमें भी वो भट्टी जो है, मोहम्मद खान भट्टी और साबर मिट्ठू और ये वो सारे मामलात, उसमें उसको भी अगर रिलेट किया जाए, फिर अजमत सईद साहब और फिर बंदयाल साहब के साथ भी इनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे। और फिर थोड़ा सा इनका जो, पूरा नहीं, थोड़ा सा इनका जो टिल्ट था, रुझान था, वो मैंने किसी से पूछा कि ये इमरानदार जज थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो थोड़े से मामूली से, जो थोड़ा सा होता है या थोड़ा सा होता है या पूरा होता है। और बहरहाल इसका जो टाइमिंग है ना वो गलत हो गई है। अब ये जुड़ गया है मामला एजाज़ुल एहसन और मुज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफ़ों के साथ। इस्तीफ़े का जो इम्प्रेशन है ना वो गलत गया है, और पीटीआई वाले जोड़ रहे हैं इसको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की पॉलिसियों के साथ, और वो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं जनाब, शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की पॉलिसियाँ कुछ ऐसी हैं कि जिन्हें अदलिया में पसंद नहीं किया जा रहा, और एहतजाजन जो ये साहब हैं ये इस्तीफ़ा दे गए हैं, शाह जमील खान साहब। वो मैंने बता दिया कि काजी साहब का जो खौफ था, सो वो वाला शिकायतों वाला, और उसके बाद एक थरथल्ली सी मची हुई थी, और जैसे सांप नहीं सूंघ जाता, बहुत सारे जजेस जो बड़े उभर के बातें किया करते थे, उनको लग रहा था कि जनाब जैसे सांप सूंघ गया हुआ है। तो शाह जमील खान साहब छुट्टियों पे थे, और फिर छुट्टियों के दौरान ही ये 1 महीना और छुट्टी भी ले सकते थे, जितनी मर्ज़ी छुट्टी ले लेते थे, तो किसने रोकना था। और फिर इन्होंने अपनी पेंशन जो है वो मैक्सिमम पेंशन का वो भी इंतज़ार नहीं किया, एक एक पैसा गिन रहे थे, एक एक महीना, एक एक दिन, पूरी सर्विस, सारा कुछ चेक चुक करवा के। बहरहाल ये शाह जमील खान साहब तो यही कह रहे हैं ना, पहले भी मैं रोज़ी रोटी जो है वो वकालत से ही कमा रहा था, और अब भी वकालत से ही कमाऊँगा, जजेज कुछ नहीं रखे आया, तो सिस्टम जड़ा है ठीक नहीं है। मैं फैसला करदा तो भट्टी साहब डिवीज़न बेंच ऐसा बनाते हैं जिहड़ा मेरा फैसला हैगा उन्होंने मुअत्तल कर देंदा। भाई मेरे, आपने फैसला दे दिया, कानून के मुताबिक आपने अपनी समझ के मुताबिक फैसला दिया, इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो
उनकी समझ के मुताबिक उन्होंने फैसला कर दिया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है। अच्छा ये कहा ने, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट नहीं ना जा रहा मामला, तो भाई मेरे आप अपनी ज़ात को बीच में क्यों ला रहे हैं? ज़ात को लाने की ज़रूरत नहीं। और फिर उन्हें ये भी कहा गया कि जनाब अगर आप इस्तीफ़ा दे देंगे, अगर आप जैसे जज निकल जाएंगे, तो फिर उन जजों के सामने आप पेश होंगे जिनके बारे में आपका ख्याल है कि वो सिस्टम को सही अंदाज में चलने नहीं दे रहे। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। बहरहाल जी जो मर्जी तवीलें पेश कर लें कि जनाब सिस्टम से तंग आके मायूस होके इस्तीफ़ा दे गए हैं, तो पहले भी तो 10 साल तक इसी सिस्टम में काम करते रहे हैं ना। वो जी असल में मसला ये भी है कि उन्होंने हिसाब किताब लगाया है कि जनाब मैं चीफ जस्टिस तो बन नहीं सकता, 11वां नंबर है मेरे सीनियरिटी लिस्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी पिक एंड चूज़ नहीं हो सकता अब काजी साहब के होते हुए, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकता। तो बस मैंने तो जो तरक्की करनी थी, जो बनना था वो बन गया, तो इससे आगे कोई। फिर भाई इनकलाबी किस बात के हैं आप? ये शेर किस लिए लिखे हैं? जो मर्जी तवीलें पेश कर लें। असल बात वही है जो मैंने 24 जनवरी को अपने विलाग में अर्ज कर दी थी। ये ज़रूरी नहीं है कि जिन शिकायत पे काजी साहब ने राय मांगी है जजेस से, उनमें इनका भी नाम हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना पाइपलाइन में है कोई शिकायत हो और बड़ी शिकायत हो और कोई हुक्म इम्तनाई हो और वो बड़ी देर से पड़ा रहे और उसकी बुनियाद पे बहुत सारी ज़मीनों ज़मूनों पे ये वो मामला, सोसाइटियाँ, हाउसिंग, ये वो बन बुन जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे? अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।